हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। अभी तक हम लोग यहाँ पे अपने शुरू के 4 चैप्टर क्लास 9 के एनसीईआरटी के साइंस सेक्शन के कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हमने थ्योरी भी कर ली है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी लगाए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए थे उन सब चैप्टर्स के। और हमने यहाँ पे ये देखा था यहाँ पे कि जो शुरू के 4 चैप्टर आपको 9 क्लास की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले अपने यहाँ पे 5th चैप्टर, जो कि हमारा यहाँ पे बायोलॉजी चैप्टर, आप बोलो बायोलॉजी के आपके यहाँ पे सब्जेक्ट से है। और यहाँ पे आपको जैसे पता ही होगा कि क्लास 9 में बेसिकली एक ही साइंस की बुक है, जिसमें आपको हर एक चीज एक ही बुक में दे रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी भी। ठीक है, और इन्वायरमेंट के भी आपको लास्ट के 2-3 चैप्टर देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे उस टाइम पे कवर कर लेंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे आपके सेल ऑर्गेनल, सेल, इन सब के बारे में बेसिकली बात की गई है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर देना। अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई कमेंट होता है, आपका यहाँ पे कोई डाउट होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में आप जरूर लिख देना। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ही मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और अगर आने वाले कौन से वीडियोस है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल बताते रहता हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो इसलिए आपको पीडीएफ चाहिए या फिर प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आप वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, फिर साथ ही साथ हमारी यहाँ पे अलग अलग एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी की भी हमारी यहाँ पे साइड बाय साइड हमारी यहाँ पे चल रही है सीरीज, और इकोनॉमिक्स की भी हमारी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो हम यहाँ पे क्लास 9th कंप्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम 10th को जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के, जो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बेसिकली कि यहाँ पे सेल क्या होता है, सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बायोलॉजी सेक्शन से। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट 2 पैराग्राफ बेसिकली यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। पर ये सेम चीज आपको यहाँ पे नीचे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो आपके रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बेसिकली यहाँ पे सेल की डिस्कवरी की थी, और इन्होंने यहाँ पे ये 1665 में की थी, जहां इन्होंने यहाँ पे एक स्टडी करी थी कॉर्क की। ठीक है, उन्होंने देखा था कि उस कॉर्क में बेसिकली हनीकॉम्ब जैसा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिला था। हनीकॉम्ब कैसा स्ट्रक्चर था, इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला था उनको वहां पे। तो ये जो आपको यहाँ पे हेक्सागोनल या फिर आप बोलो पेंटागोनल शेप में आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है आपके सेल्स। और इसमें जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये है न्यूक्लियस उस सेल के। ठीक है, तो ये आपको बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। अब ये वाला जो है आपका, ये ऑयल पील का एग्जाम्पल है, पर हर जगह पे हर एक चीज में आपको इसी तरीके के ही सेल्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर वो अलग चीज आ जाती है, पर मैं आपको एक ऊपर ऊपर से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे आप सेल का स्ट्रक्चर समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे ये सेल वर्ड है, ये आपका एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, तो ये बस आपको इतनी चीज बस आपको यहाँ पे फर्स्ट 2 पैराग्राफ से पता होनी चाहिए थी, ज्यादा कुछ इसमें जानने का नहीं है। अब हम यहाँ पे आगे चलते, तो आगे आपसे बोल रहा है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है, तो देखो उसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वही ऑनियन, आपका जो बल्ब होता है यहाँ पे, आप बोलो यहाँ पे जो ऑनियन होता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए कि उसमें सेल कैसे दिखते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, तो वहां पे देखा गया कि अनियन के जो यहाँ पे आप बोलो किस तरीके से उसमें सेल आपके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, वो आपको ये डायग्राम दिखा रहा है, जहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं यहाँ पे पेंटागोनल या हेक्सागोनल शेप में, और उसके बीच में जो आपको डॉट्स दिख रही है, वो सब आपके यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इन सबको हम अच्छे से भी डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है वगैरह। पर अभी मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या इनको यहाँ पे पता चला था। ठीक, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते टाइम इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने यूज किया था यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप। अब देखो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना है, ऐसा समझ लो आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिले हैं, जहाँ पे आपसे बोला जाता है यहाँ पे कि कौन से आपके जो इसके पार्ट्स है बेसिकली, ठीक है, माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स है आपको यहाँ पे लगाने होते हैं सीक्वेंस वाइज। तो आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सा पार्ट आपका माइक्रोस्कोप में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कंडेंसेटर आपका यहाँ पे नीचे दिख रहा है, आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप की स्लाइड यहाँ पे है, जिस पे आप कुछ रखते हो जिसको टेस्ट करना है बेसिकली, फिर क्लिप है यहाँ पे। ठीक है, फिर साथ साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट के यहाँ पे आपको 2 दे रखे होते हैं, फिर आर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ये एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का यहाँ पे कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है,
क्योंकि आपको अरेंजमेंट के तौर पे दिया जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तो एटलीस्ट बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लाई करता है माइक्रोस्कोप में। ठीक, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे हमें दे रखा है कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स किसके बारे में बात हो रही है? इन स्ट्रक्चर्स की, ये वाले चीज के बारे में बात हो रही है। ये सब क्या आपके यहाँ पे ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर। अब देखो हमने यहाँ पे क्लियरली हमें यहाँ पे इमेज में क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक सेल अगर आप देखो तो आप इसको हेक्सागोनल मान लो या पेंटागोनल मान लो, यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिखेंगे साइड्स के हिसाब से देखोगे तो हेक्सागोनल आपको कहीं दिखेगा, कहीं पेंटागोनल दिखेगा, पर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे हर एक सेल का सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज पता चल रही है कि जब आपके यहाँ पे एक से ज्यादा सेल जुड़ते हैं, ठीक है, एक साथ आते हैं जब एक से ज्यादा सेल, तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही यहाँ पे आपसे बात हो रही है कि ये एक जैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे कुछ दिखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये सारे स्ट्रक्चर्स जब बेसिकली एक साथ मिलते हैं, तब आपका एक बिग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे फॉर्म करते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है यहाँ पे अनियन बल्ब, जो कि यहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट में यूज ही किया था। ठीक, फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है कि वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका कितना ही बड़ा अनियन बल्ब हो, बेसिकली यहाँ पे आप अनियन ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें कोई भी सेल होंगे ना, तो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर ही होगा। बस यहाँ पे जो आप ज्यादा सेल्स मिला रहे हो उसकी वजह से आपका वहाँ पे वो जो बिग स्ट्रक्चर बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जब आप वहाँ पे देखोगे कि किस टाइप के आपके स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, तो हर एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे सिमिलर ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो बेसिकली सेल्स की बात हो रही है, तो वो आपके यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे आपसे बोल रहा है कि यही स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेल्स बोलते हैं। और ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ह्यूमंस ले लो या फिर कोई भी चीज ले लो आप, यहाँ पे वो हर एक चीज आपकी यहाँ पे सेल से ही बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई, ये आपकी क्या है? यहाँ पे ये सेल्स है। और हर एक चीज जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? यहाँ पे वो सेल से ही बने हुए होते हैं। पहली चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे ही दे रखा है कि कुछ आपके यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे अभी तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मल्टीपल सेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पर कुछ आपके यहाँ पे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके सिंगल सेल पे रहते हैं। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो आपको यहाँ पे ये दे रखा है मोर टू नो वाले बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कितनी बार स्टार मार्क कर लो उतनी बार कर लेना इसको स्टार मार्क, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रखा है कि यहाँ पे किसने किसकी डिस्कवरी की है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। पहला पॉइंट है आपका यही हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे कि ल्यू वैन हॉक जो है यहाँ पे 1674 में इन्होंने यहाँ पे लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल है यहाँ पे अलग चीज है, वहां पे सेल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग सेल की खोज किसने की थी? यहाँ पे वो की थी यहाँ पे लुई वैन हॉक ने। ठीक, फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे 1831 में डिस्कवरी की थी यहाँ पे न्यूक्लियस की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। फिर पुनकिन जी आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं 1839 में। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म एक टर्म यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, वो यहाँ पे इन्होंने दी थी। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे इन्होंने बोला था, जो आप देखते हो ना कि सेल है, तो उस सेल में आपके ना यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि ये बेसिकली प्रोटोप्लाज्म है, जो आपका फ्लूइड सब्सटेंस होता है यहाँ पे सेल के अंदर। तो उन्होंने उस टाइम पे इसका नाम क्या रखा था? बेसिकली यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म रखा था। ठीक है, फिर आगे आपसे क्या बोल रहे थे? द सेल थ्योरी जो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे सेल थ्योरी पढ़ते हैं कि हर एक प्लांट एनिमल जो होता है आपका यहाँ पे कंपोज होता है सेल से, और यहाँ पे सेल आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये यहाँ पे ये थ्योरी किसने दी है? ये आपकी दी है यहाँ पे शिंडन ने और यहाँ पे शोआन ने। ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट ने बेसिकली आपका यहाँ पे ये थ्योरी दी है। और इसको यहाँ आगे किसने बढ़ाया था? वो बढ़ाया था यहाँ पे वर्च्यू ने। ठीक है, तो 1855 में इन्होंने आगे बढ़ाया था और ये बोला था कि जो भी आपके नए सेल्स बनते हैं ना, वो एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे यहाँ पे ये बात हो गई। अब और भी यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, या फिर आप आगे अभी हम जब करेंगे उनको कवर, तो उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे उनके भी नाम बताते रहूंगा। ठीक है, तो उसकी आपको अभी यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पे मस्ट है कि ये चीजें इतनी तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो अभी हमने यहाँ पे ऊपर बात करी थी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमारा जैसे एग्जांपल है आपका यहाँ पे अमीबा। अमीबा एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप बोल सकते हो यूनिसेलुलर या फिर आप बोलो सिंगल सेलुलर का। ठीक, उसके अलावा आपका यहाँ पे जैसे हो गया बैक्टीरिया हो गया।
फिर आपका यहाँ पे पैरामोन्चियम हो गया, फिर आपका यहाँ पे हो गया क्लेमाइडोमोनास। तो ये बेसिकली 4 आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो यहाँ पे क्योंकि अब ये एग्जाम्पल दे दिया ना, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उन 4 में से आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि कुछ भी यहाँ पे उठा के इन्होंने पूछ लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी में एज एन एग्जाम्पल आपको दे रखा है, तो यहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है। साथ ही साथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्यों कहते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एक सेल का ही यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। और जब एक से ज्यादा सेल की बात होती है तो हम उसको कहते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो अभी हमने जैसे ऊपर देखा था कि मल्टीपल सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब एक से ज्यादा सेल्स का आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंगाई हो गया, ठीक है। ये सब आपकी किसके एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैड कम फ्रॉम अ सिंगल सेल हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका आपका एक फैक्ट हो गया कि हर एक आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली आपका यहाँ पे एक सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मल्टीपल सिंगल सेल को अगर बनाओगे तब जाके आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपसे बेसिकली पूछा आ रहा है कि कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि जब हम यहाँ पे सेल्स को डिवाइड करेंगे ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं डिवाइड करने पे, तो वो सब एक ही तरीके के हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब यहाँ पे वो बन रहे हैं ना, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं। जो भी हमने यहाँ पे एक स्टैटिक पार्ट भी पढ़ा था, जो हमने यहाँ पे वर्च्यू वाले में पढ़ा था, जो इन्होंने सेल थ्योरी को बेसिकली एक्सटेंड किया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि जब भी यहाँ पे न्यू सेल बनते हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आप उसका एक रीजन दे सकते हो यहाँ पे, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे सेल के, जैसे ये आपका फैट सेल है, ये बोन सेल हो गया, स्पर्म हो गया, ठीक है, ओवम हो गया, ये सब सेल होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। स्मूथ मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, नर्व सेल हो गया। तो इन सब के बारे में धीरे धीरे हम यहाँ पे और कुछ जानेंगे, ठीक है, साथ ही साथ। चाहे अब इस चैप्टर में हम नहीं जानेंगे इतना कुछ इन सब सेल्स के बारे में स्पेसिफिकली, पर आने वाले सारे चैप्टर्स में हम यहाँ पे इन सबको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका यहाँ पे शेप और साइज होता है यहाँ पे सेल का, वो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी वो सेल यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे उसका साइज और उसका यहाँ पे शेप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जो आपका यहाँ पे अमीबा होता है, यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने यहाँ पे शेप को चेंज कर सकता है। वहीं पे कुछ आपके सेल्स ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है ये चीजें। फिर आगे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। अब देखो यहाँ पे टिपिकल शेप बेसिकली अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर एक जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे थोड़ा ओवल हो गया, थोड़ा राउंड शेप हो गया, पर जो आपका नर्व सेल है अगर आप वो ध्यान से देखो तो बहुत अलग स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी यहाँ पे आएगी कि क्यों इसका शेप यहाँ पे ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि ईच लिविंग सेल हैज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। तो अभी हमने यहाँ पे जैसे देखा कि यहाँ पे हर एक सेल बेसिकली आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन यहाँ पे वो परफॉर्म करता है, और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे उस सेल का शेप और उस सेल का आपको साइज देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे बात हो रही है। फिर आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो हमें जैसे पता है कि हमारा जो जैसे हम ह्यूमन बींग की जब बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मल्टीपल सेल से यहाँ पे आपका ये बना हुआ है, ठीक है। अब जब यहाँ पे मल्टीपल सेल ग्रुप से या फिर आपका यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे हर एक पार्ट का आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट काम होगा। जैसे अगर हाथ की बात करें तो उसका अलग काम है, पैर का अलग है, ठीक है, मुंह का अलग है, फेस का अलग है, आँख का अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम इनर पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे हार्ट का हो गया, तो हार्ट का जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कि हार्ट का काम होता है पंप करना ब्लड को, स्टमक का काम है यहाँ पे डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया एग्जाम्पल देके। फिर आगे आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो हर एक सेल के अंदर आपको यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। तो बेसिकली सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनल का ना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपके होते हैं जो यहाँ पे न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल के अंदर, कुछ होते हैं यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर में आपको यहाँ पे ऐसे दे रखा है। फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि अंडर द माइक्रोस्कोप और ये सब। पर यहाँ पे जो मेन चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे हम हमेशा तीन फीचर्स को हमेशा हम यहाँ पे पढ़ते हैं जब भी हम सेल की बात करते हैं। वो होता है हमारा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तीन आपके यहाँ पे तीन फीचर्स होते हैं बेसिकली, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोनों के लिए ही है, क्योंकि दोनों को ही हम बेसिकली यहाँ पे वो एक ही चीज है जिसको अलग अलग नाम से हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या याद रखना है। तो ये आपका आउटर मोस्ट कवरिंग होती है यहाँ पे सेल की। अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एनिमल सेल से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे आपका सेल वॉल भी होता है आपका यहाँ पे प्लांट सेल में, ठीक। तो यहाँ पे चलो मैं ये चीज लिख दे रहा हूँ कि देखो सेल वॉल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो सेल वॉल आपका किस में प्रेजेंट होता है, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है, नॉट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब कि आपका जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सिर्फ, और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको जो यहाँ पे याद रख लेना है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेल वॉल आपका किससे बनता है, तो ये आपका बनता है यहाँ पे सेलुलोज से, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी हम ये सब पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर आपको ऊपर वाला पार्ट हमेशा याद रखना है कि सेल वॉल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसा बोला जाए यहाँ पे सेल देकर कि आपका यहाँ पे आउटर मोस्ट जो लेयर है ना वो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उस केस में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एनिमल सेल की, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान लो, ये मान लो आपका कुछ सेल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और ये आपका यहाँ पे एक सेल वॉल है, और ये आपका एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका सेल वॉल, ये मान लो आपका है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो इस केस में ये कौन सा सेल हो गया, बेसिकली ये आपका हो गया यहाँ पे प्लांट सेल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो लेयर है, एक सेल वॉल भी है जो बाहर का लेयर है, और उसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर एनिमल सेल में ऐसा नहीं होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये आपका सेल है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा है, ये आपका है इस तरफ एनिमल एनिमल सेल, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी यहाँ पे एनिमल सेल में वो होती है सेल मेम्ब्रेन, वहीं पे प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। भले इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, पर यहाँ पे ये बात हो रही है बेसिकली आपके एनिमल सेल से रिलेटेड, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यहाँ पे सेपरेट करना कंटेंट्स को, कि सेल में कौन से रहेंगे, सेल के बाहर कौन से रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा इसका काम होता है यहाँ पे कि कुछ ऐसे चीजें होती है जो यहाँ पे सेल को चाहिए होती हैं, तो जो भी चीज यहाँ पे चाहिए उसको, तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही आ जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम होता है कि ये अलाउ करता है यहाँ पे कुछ मटेरियल्स को कि वो सेल के अंदर आए, सेल के बाहर जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपका बेसिकली कुछ ऐसे मटेरियल और होते हैं जिनकी मूवमेंट पे एकदम रोक लगा देता है, मतलब उनको आने ही नहीं देता है अंदर, ठीक है। एक तो हो गया मटेरियल जिनको ये आने दे रहा है, और दूसरा आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको ये आने ही नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसी को हम लोग यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसके तीन नाम हो गए हमें यहाँ पे जो पता चल रहे हैं। पहला है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जब भी किसी की भी यहाँ पे इनमें से तीनों में से किसी की भी बात हो रही है, तो वो हमेशा हम यहाँ पे एक ही चीज की बात कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी यहाँ पे तीन नाम हो गए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप कुछ मटेरियल जो मैंने आपको बताए थे कि जो आ जा सकते हैं अंदर बाहर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अलाउ करता है, तो उसमें कौन से मटेरियल आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो अलाउ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर चला जाए, क्योंकि वो बेसिकली आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है आपकी यहाँ पे वो अलाउ करती है कि वो ऑक्सीजन जो आपको बाहर दिख रहा है सराउंडिंग में, वो आपका यहाँ पे सेल के अंदर आ जाए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि आपका क्योंकि CO2 आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको बाहर जाने में हेल्प कर रहा है। ऑक्सीजन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, चाहिए होता है सेल को फंक्शन करने के लिए, एक टाइप से आप उसको एनर्जी मान सकते हो,
ठीक है? तो यहाँ पे उसको अलाउ करता है कि वो यहाँ पे सेल में आ जाए, ठीक है? तो ये इतनी पॉइंट, आई होप कि आपको इतना चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो आप, ठीक है? वीडियो को रोक के। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका यहाँ पे CO2 या ऑक्सीजन है, वो आपके अंदर-बाहर हो रहे हैं, तो यहाँ पे किस मेथड के थ्रू होते हैं? तो उस मेथड का नाम है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन, ठीक है? तो उस मेथड का क्या नाम है यहाँ पे? वो है आपका यहाँ पे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा वैसे तो, कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे मटेरियल को मूव होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब मटेरियल आपका हाई कंसंट्रेशन वाले फील्ड से लो कंसंट्रेशन में जब मूव होता है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो उसी केस का आपका यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे CO2 और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के केस में अगर हम बात करते हैं, तो बाहर के तरफ में आपका ज्यादा आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का क्या होता है? यहाँ पे लो होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, ठीक है? वही दूसरी तरफ CO2 की जब बात करते हैं, तो CO2 जब आपका सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होता है और सराउंडिंग में सेल के बाहर आपका लो कंसंट्रेशन होता है। तो डिफ्यूजन की मदद से थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपका CO2 सेल से बाहर चला जाता है, ठीक है? तो ये इतनी सी चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पे ब्लू में मार्क कर रखा है। तो जो आपका यहाँ पे वाटर होता है ना, वाटर भी आपका बेसिकली डिफ्यूजन को फॉलो करता है। बस यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नीचे दे भी रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इसका स्पेशल केस क्या होता है यहाँ पे डिफ्यूजन का, वो होता है आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो वाटर होता है, वो डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है, पर हम यहाँ पे बेसिकली किसको फॉलो कर रहे हैं? ऑस्मोसिस को फॉलो करता है आपका यहाँ पे जो वाटर होता है। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे बोलते हैं कि वो यहाँ पे डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है? ये चीज याद रखना है यहाँ पे कि ऑस्मोसिस आपका एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, ठीक? आई होप कि आपको इतनी चीज अभी तक अच्छे से समझ में आ रही हो। फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो आपका यहाँ पे मूवमेंट होता है वाटर का, ठीक है? तो ये भी आपका यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है? तीनों एक ही चीज है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये इफेक्ट करता है, यहाँ पे आपको जैसे दिख भी रहा होगा कि इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, ठीक है? तो यहाँ पे जो मूवमेंट है बेसिकली वाटर का, वो यहाँ पे इफेक्ट होता है, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस आपका यहाँ पे डिजोल्व होता है वाटर में, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आपको इफेक्ट भी इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का भी सेम ही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन में हमने पढ़ा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है यहाँ पे मटेरियल, वही सेम हम यहाँ पे ऑस्मोसिस में पढ़ रहे हैं। बस ऑस्मोसिस के केस में सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात हो रही है, ठीक है? डिफ्यूजन में वहाँ गैसेस की बात हो रही थी, ठीक? तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस आपका एक स्पेशल केस है किसका? डिफ्यूजन का, ठीक? अब उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको 3 बेसिकली यहाँ पे दे रखे हैं 1, 2, 3, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आपके यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले भी, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार दे रखे हैं। आप जितने चाहो वहाँ पे इतने स्टार लगा सकते हो, ठीक है? तो देखो, पहला यहाँ पे जो आपको दे रखा है, तो अगर मान के चलो यहाँ पे कि आपका जो मीडियम है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने एक सेल ले रखा है बेसिकली। यहाँ पे पहले तो ये क्वेश्चन में अगर देखोगे कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है? तो आप मान लो कि आपके पास एक सोल्यूशन है और आपने यहाँ पे उसमें एक सेल डाल दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे पहला कंडीशन आपको क्या बोल रहा है? अगर आप यहाँ पे पढ़ो पहली कंडीशन, ठीक है? इस वाले कंडीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आपसे ये बोल रहा है कि जो अगर हम बात करते हैं सेल की सराउंडिंग की, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मीडियम है, तो यहाँ पे सराउंडिंग द सेल हैज द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि आपने एक सोल्यूशन लिया, उसमें सेल डाल दिया। अब सेल के जो सराउंडिंग आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम सेल के अंदर वाले कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या हुआ कि सराउंडिंग में आपका हाई कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है, ठीक है? तो आई होप कि इतनी चीज तो अभी तक आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे आपका लग जाएगा ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका वाटर मूव करेगा, तो बाहर से आपका जो वाटर है, वो सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब जब यहाँ पे वो भरना शुरू होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका यहाँ पे सेल है ना, वो स्वेल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फूल जाएगा, ठीक है? जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, ठीक है? मतलब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर का पानी अंदर जाएगा, ठीक है? जितना ज्यादा पानी आप डाल अंदर करते रहोगे, तो वो यहाँ पे क्या होगा? वो सेल फूलता रहेगा, ठीक है? तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आपका कंसंट्रेशन बाहर का ज्यादा होता है सेल के अंदर से, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यहाँ पे जाता ही है वाटर ऑस्मोसिस में, अभी हमने पढ़ा।
तो आपका सेल क्या होगा यहाँ पे स्वेल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने यहाँ पे जो देखी कि ऐसा सोल्यूशन आपका यहाँ पे क्या बनता है, डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है, जिसका भी यहाँ पे सराउंडिंग बेसिकली सेल से अच्छा होता है, मतलब सेल से ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है जिसमें, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिख जाए, डाइल्यूट HCl या फिर कोई भी चीज डाइल्यूट से रिलेटेड दिख जाए, ठीक है, तो उस केस में आपका सेल हमेशा क्या होगा, यहाँ पे स्वेल होगा। ये हमेशा याद रखना, आपको डायरेक्ट भी ऐसे डाइल्यूट HCl करके भी ऑप्शन में दे सकता है, और पूछ लेगा कि किस में आपका यहाँ पे जो सेल है वो यहाँ पे स्वेल करेगा, ठीक है, फूलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसको इसलिए यहाँ पे जो है ना ग्रीन से मार्क कर रखा है ना, ये चीज ये याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार लास्ट बार समझा दे रहा हूँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पे आपने एक सोल्यूशन लिया, उसके बीच में आपने यहाँ पे सेल डाल दिया। अब हमने यहाँ पे देखा कि उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर वाले कंसंट्रेशन से, तो इसका मतलब क्या होगा कि सराउंडिंग में सेल के हाई कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है। तो अभी हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस पढ़ा था कि वाटर आपका यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे मूव करता है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सराउंडिंग से आपका वाटर बेसिकली सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, जिसके जैसे आपको देखने को मिलेगा कि सेल आपका यहाँ पे फूल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे सोल्यूशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और वो जो सोल्यूशन आपका प्रेजेंट है वो आपका बेसिकली डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, वेरी डाइल्यूट है वो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, और एक चीज याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ अंदर नहीं जाता है, बेसिकली दोनों तरफ में जाता है, अंदर भी जाता है बाहर भी निकलता है, पर ज्यादा पानी आपका अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे ये ग्रीन वाले जो मैंने मार्क कर रखा है, इसमें यही चीज लिखी गई है कि दोनों तरफ जाता है, बाहर भी निकलता है, अंदर भी जाता है। पर यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि हाई से लो ज्यादा जाता है यहाँ पे, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो हाई से लो जाएगा तो ज्यादा पानी आपका अंदर भरा जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर सेकंड पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में भी वही सेम सिनेरियो है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, उसमें आपने यहाँ पे सेल डाल दिया। बस अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे दोनों का जो कंसंट्रेशन है ना वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, ना किसी का ज्यादा है ना किसी का कम है। तो इस केस में आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ भी आपका यहाँ पे सेल पे नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये बहुत सिंपल सा यहाँ पे चीज है कि यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे ना तो आपका सेल यहाँ पे फूल रहा है, ना ही एकदम सुकूड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ऐसे सोल्यूशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके दोनों तरफ में पानी जाता है, सेल से बाहर भी निकल रहा होगा, सेल के अंदर भी जा रहा होगा, पर वो सेम क्वांटिटी में ही जा रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है उसको। फिर तीसरा आपका यहाँ पे सोल्यूशन याद आता है, यहाँ पे हाइपरटोनिक। तो देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि आपने एक सोल्यूशन लिया, उसमें यहाँ पे सेल डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो उसके सराउंडिंग वाला जो सोल्यूशन है उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब हाई कंसंट्रेशन हो गया सेल के अंदर, ठीक, और लो हो गया यहाँ पे सराउंडिंग में। तो अब आपका यहाँ पे जो वाटर है हाई से लो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑस्मोसिस से। तो यहाँ पे जो सेल का यहाँ पे अंदर का जो पानी होगा जो आप बोल लो, तो वो आपका बाहर निकलने लग जाएगा ज्यादा एज सच, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों तरफ जाएगा पर ज्यादा पानी आपका सेल से निकलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो सेल होगा ना वो यहाँ पे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो आपका यहाँ पे श्रिंक करेगा, ठीक है। पहले वाले कंडीशन में फूल रहा था, दूसरे में कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि सेम आपका यहाँ पे कंसेंट्रेशन था। पर यहाँ पे सेल का ज्यादा है, बाहर का कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अंदर से बाहर पानी जाएगा। और उस केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सेल है यहाँ पे वो श्रिंक होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो वही सेम चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि ऑस्मोसिस आपका एक स्पेशल केस है यहाँ पे डिफ्यूजन का, यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक्टिविटी में देखो, तो यहाँ पे आपको दे रखा है डाइल्यूट HCl इन्होंने यहाँ पे यूज किया। तो डाइल्यूट HCl जब इन्होंने यहाँ पे यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका यहाँ पे आपका बोल लो सेल है, तो इस केस में जैसे ये एग ले रहे हैं, ठीक है, एग भी अगर आप ले लो यहाँ पे सेल ले लो, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे फूलेगा, स्वेल करेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले सोल्यूशन में पढ़ा था कि यहाँ पे जब आपका डाइल्यूट होता है तो उस केस में आपका जो सेल होता है वो यहाँ पे क्या करता है, स्वेल करता है, फूलता है, ठीक है। वहीं पे जब आपका जो थर्ड था हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक में क्या हो गया, अब आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड में आपका यहाँ पे जो सेल है वो बेसिकली आपका श्रिंक करता है। तो यहाँ पे आपको जो बी दे रखा है यहाँ पे कि कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो एग या सेल है जो भी है, तो यहाँ पे वो श्रिंक करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी के थ्रू आप यहाँ पे देख पाओगे। फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे जो पानी आपका यहाँ पे सोखते हैं प्लांट्स, ठीक है, रूट्स के थ्रू, तो वो भी आपका ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। फिर आपके यहाँ पे कुछ प्लांट सेल होते हैं जो यहाँ पे गेन करते हैं वाटर, तो वो भी आपके यहाँ पे ऑस्मोसिस के हेल्प से करते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपके यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे जो पानी ले पाते हैं वो भी आपके यहाँ पे ऑस्मोसिस के हेल्प से ही ले पाते हैं, ठीक।
फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ साइकिल, लाइफ ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात करी यहाँ पे डिफ्यूजन की, हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू के दो एग्जाम्पल देखे थे, CO2 और ऑक्सीजन। और हमें पता है कि CO2 जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए डिफ्यूजन यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये मेथड होने वाला है सेल के लिए। फिर वहीं हमने देखा था ऑक्सीजन आपकी सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस चीज़ से यहाँ पे एक चीज़ और आप बता सकते हो कि क्योंकि ये भी चीज़ डिफ्यूजन की वजह से ही हो पा रही है, तो डिफ्यूजन आपका यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आपका ये जो बना होता है यहाँ पे ये लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, जब हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है, कि लिपिड्स और प्रोटीन से यहाँ पे ये जो बना है इसके बारे में, ठीक है। बस आपको अभी के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये आपका यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिपिड्स और प्रोटीन कहाँ से आते हैं, ये हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जब टॉपिक करेंगे इसी वीडियो में, तब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे आगे आपको क्या दे रखा है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्ज इन फूड एंड अदर मटेरियल। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना कि जो ऐसा आपका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, तो सेल वॉल आपका हमने यहाँ पे जैसे बात की थी, यहाँ पे ऊपर अगर मैं आपको वापस ले चलूँ, तो हमने यहाँ पे जैसे बात की थी कि प्लांट सेल में आपका सेल वॉल बाहर की तरफ होता है, उसके अंदर आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो आपका सेल वॉल होता है वो आपका बहुत ज्यादा रिजिड होता है, ठीक है, वो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, वहीं पे सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका फूड आप अंदर बाहर ले सकते हो, मटेरियल अंदर बाहर ले सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पे ये सेम चीज आप यहाँ पे सेल वॉल में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये चीज बात कर ली। फिर यहाँ पे इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोसायोटिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस मेथड का नाम याद रख लेना, स्टार मार्क जो मैंने यहाँ पे कर भी रखा है। एंडोसाइटोसिस हम बेसिकली यहाँ पे इस मेथड को बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये अलाउ करता है यहाँ पे फूड को अंदर बाहर लेना, मटेरियल्स को अंदर बाहर लेना यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ले पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दे रखा है अमीबा का, तो अमीबा भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर मेथड आपका यहाँ पे यूज करता है फूड को यहाँ पे लेने के लिए, ठीक है, इनटेक करने के लिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सेल वॉल तो वैसे ऑलरेडी यहाँ पे समझा भी दिया है, तो सेल वॉल अब जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो सिर्फ हम यहाँ पे प्लांट सेल में हम देखने को मिलती है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall, ठीक है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ तक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल वॉल आपकी बाहर रहती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर रहती है। जब हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात करते हैं सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर लिख के ही बताया था। फिर सेलुलोर इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे किस काम में आता है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम में आता है, ठीक है। इतनी चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो आगे आपको दे रखा है लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall, this phenomena is known as plasmolysis, ठीक है। तो देखो जो आपका यहाँ पे जैसे लिविंग प्लांट सेल है, ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे पता होगा कि आपके जो सेल होते हैं बेसिकली आपके लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं। तो जब हम यहाँ पे जैसे जाइलम फोएम ये सब करेंगे ना, तो आपको और क्लियरिटी थोड़ी समझ में आएगी कि डेड सेल क्या होते हैं, या फिर अब जैसे टिश्यूज करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर अपना यहाँ पे टिश्यू ही है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा डेड सेल और साथ ही साथ आपके यहाँ पे लिविंग सेल्स के बारे में, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे लिविंग प्लांट सेल होते हैं वो आपके यहाँ पे वाटर को लूज करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे इनको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे सेल वॉल्स के साथ, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक। तो यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से यहाँ पे कि लिविंग सेल लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। तो सेल के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि दो टाइप के सेल हो गए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिविंग डेड के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपके यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, अभी जैसे हमने यहाँ पे ऊपर डायग्राम में भी देखा, जैसे नर्व सेल, फैट सेल, ठीक है, स्पर्म आपका यहाँ पे सेल में आ जाता है, ओव्यूल आपका यहाँ पे सेल में आ जाता है।
पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे लिविंग और डेड सेल के हिसाब से, ठीक है। तो जो आपके लिविंग सेल होते हैं वो आपके यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, पर डेड सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लेना। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, अभी हमने जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन पढ़ा, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या था, आपका जो फर्स्ट कंडीशन था जहाँ पे आपका सराउंडिंग का जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेल से। तो अब इस केस में बेसिकली जब आपका यहाँ पे सेल वॉल होता है ना प्रेजेंट, तो सेल वॉल आपका किस में प्रेजेंट है, यहाँ पे इसमें आपका एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे जैसे प्लांट हो गया, फंगाई, बैक्टीरिया, तो इन सब में आपको यहाँ पे सेल वॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपका यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ये हेल्प करता है आपको बेसिकली, बहुत ज्यादा अगर कोई डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसके खिलाफ आपका यहाँ पे जो सेल आपने यहाँ पे उसमें डाल रखा है वो फटे ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे फूल जाए पर वो फटे ना। तो वो कौन यहाँ पे हेल्प कर रहा है, वो आपका यहाँ पे सेल वॉल उसको रोक के रख रहा है बर्स्ट करने से, ठीक है, फटने से उसको सेल वॉल बचा के रख रहा है, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे समझाया गया है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस द सेल सोइल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सॉल्स। तो यहाँ पे हमें पता ही है, यहाँ पे एक हाइपोटोनिक में आपका जो सेल होते हैं यहाँ पे वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपसे बोला जा रहा है कि वो फूल तो जाएंगे पर वो यहाँ पे फटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको सेल वॉल रोक के रख रहा है, क्योंकि प्रेशर आपका सेल वॉल की तरफ भी जा रहा है, वहीं पे सेल वॉल भी यहाँ पे वापस उसकी तरफ प्रेशर भेज रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट अपना है यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक। तो देखो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो आपका यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको जो बेसिक आपको यहाँ पे जो एक्टिविटीज दे रखी थी उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बस सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद आपको ना पता हो, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा। पर अगर आप यहाँ पे रिवीजन के तौर पे वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, जैसे अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कोई लीफ है, ठीक है, अगर लीफ पे आप यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन डालते हो, तो आपको यहाँ पे कौन सा कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो लीफ है वो आपका कौन से कलर में बेसिकली चेंज होता हुआ आप, या फिर आप बोलो किसके आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर देखने को मिलेगा लीफ पे, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें जैसे हमारे पास है यहाँ पे सेफरीन सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके लिए ज्यादा इजी रह जाएगा। तो देखो जब हम यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो जब हम यहाँ पे इसको स्टार्च पे डालते हैं, ठीक है, तो स्टार्च पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये ब्लू कलर का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जब बेसिकली आपका यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टार्च में अगर आपने यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन डाला है, तो स्टार्च वाले में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लू, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे इसके स्टार्च नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नो स्टार्च। तो नो स्टार्च वाले में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा ब्राउन कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वहीं पे अगर हम सेफरीन और सोल्यूशन और मिथाइल ब्लू सोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे इसमें जो कलर देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है पिंकिश रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा कलर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पिंकिश रेड, ठीक। तो यहाँ पे बस ये नाउ आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो आपका यहाँ पे होता है वो होता है आपका यहाँ पे डबल लेयर्ड कवरिंग से बना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की जो आपके यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें आपको यहाँ पे पोर्स दिखते हैं, ठीक है। पोर्स मतलब होता है यहाँ पे छेद, आपको यहाँ पे छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू जो मटेरियल होता है वो अंदर बाहर यहाँ पे न्यूक्लियस के हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दूसरा पॉइंट अपना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म मतलब हो गया यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे सेल के अंदर, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मटेरियल आपका साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। फिर तीसरा आपको यहाँ पे दे रखा है पॉइंट में कि न्यूक्लियस आपका जो होता है यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की हम थोड़ी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे टोटल होते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम यहाँ पे पेयर वाइज बात करें, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 23 आपका पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 46 दिख रहा है, पेयर की बात कर रहे हैं तो दो होते हैं, तो 26 ही आपके यहाँ पे पेयर बनेंगे, ठीक। जिसमें से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें से यहाँ पे 22 होते हैं जो, वो आपके यहाँ पे उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक। और जो आपका बचा हुआ एक है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो हम बोलते हैं यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि टोटल कितने होते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स, वो होते हैं यहाँ पे 46, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रोमोसोम यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई डाउट वाउट ना हो, ठीक है। तो 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 पेयर होते हैं बेसिकली क्रोमोसोम्स के, जिसमें 22 आपके पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स के,
और एक आपका होता है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो जब हम यहाँ पे आपको जैसे पता होगा यहाँ पे कि जो फीमेल्स होती हैं वो यहाँ पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही यहाँ पे निकाल सकती है, ठीक है, मतलब दे सकते हैं बेसिकली। जब आपका यहाँ पे बच्चा होता है तो वो बच्चे का क्या जेंडर है यहाँ पे बेसिकली वो आपका यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम से ही आप यहाँ पे पता कर सकते हो। तो जो आपके यहाँ पे फीमेल होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स को आपको यहाँ पे देती है, जो आपके यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे वो फीमेल देती है और एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों ही आपके यहाँ पे मेल दे सकते हैं। तो मेल बेसिकली एक्स भी दे सकता है यहाँ पे, वाई भी दे सकता है। वहीं पे सिर्फ फीमेल आपकी यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही देती है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे कभी भी होता है यहाँ पे कि जैसे गर्ल होती है, ठीक है, तो गर्ल में आपका यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा वो होगा यहाँ पे एक्स एक्स, ठीक है। अगर दोनों ही बेसिकली आपके जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे अगर वो एक्स है, ठीक है, दोनों ही एक्स है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लड़की है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे हो गया एक्स और वाई तो वो हो गया यहाँ पे बॉय, ठीक। जिसमें अगर आप देखो ध्यान से तो ये सब आपका यहाँ पे मेल के ऊपर ही है, ठीक है। मेल अगर बेसिकली अगर एक्स दे रहा है तभी यहाँ पे वो गर्ल बनेगी, क्योंकि फीमेल तो वो एक्स ही दे रही है, ठीक है। फीमेल क्या दे रही है, सिर्फ एक्स ही दे रही है। पर अगर यहाँ पे मेल के ऊपर ही है बेसिकली, अगर मेल यहाँ पे एक्स देता है तभी यहाँ पे वो गर्ल बन रही है, वाई दे देता है तो यहाँ पे बॉय बन जा रहा है, ठीक है। तो बस इतनी चीज, बस छोटी सी ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बाकी आपको ऐसे जाने की यहाँ पे और एक्स्ट्रा यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्रोमोसोम की। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बस अलग से आपको यहाँ पे पता जो होना चाहिए, अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम या फिर आप बोलो यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो सबसे अंदर आपका होता है यहाँ पे सेल, उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स आपके किस किस से बने होते हैं, तो वो होता है आपका यहाँ पे डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डीएनए, और डीएनए की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डीएनए डीएनए आपका यहाँ पे बनता है क्रोमैटिन मटेरियल से, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना इसको। और डीएनए के अंदर आपको यहाँ पे एक और सब यूनिट देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से फ्लो चार्ट इसको मान लो या फिर कुछ भी मान लो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें याद रख सकते हो। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम जो कि डीएनए प्रोटीन से बनता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए आपका क्रोमैटिन मटेरियल से बन रहा है, डीएनए के अंदर आपको यहाँ पे जीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस कर ली, यहाँ पे ये जीन्स है, ठीक है, एक से ज्यादा बेसिकली, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको क्या दे रखा है कि ये आपके विजिबल होते हैं यहाँ पे रॉड शेप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो आपका यहाँ पे रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो तभी आपको यहाँ पे ये विजिबल होते हैं, ठीक है। जब आपका यहाँ पे सेल टूट रहा होता है तभी आपको यहाँ पे ये दिखते हैं, ठीक। अब देखो उसके आगे आपको वही सेम चीज दे रखी है, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे जीन्स की बात करते हैं तो इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पेरेंट्स का भी, ठीक है, बच्चों के अंदर। और यही आपका यहाँ पे रीजन है डीएनए का भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम में आपका यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो यहाँ पे आपको दे दिया यहाँ पे कि क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, ठीक। तो यहाँ पे इसके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी यहाँ पे बेसिकली नेसेसरी होती है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल को, तो वो इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। और डीएनए के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जीन्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फंक्शनल सेगमेंट्स बोलते हैं यहाँ पे डीएनए के, उनको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जीन्स बोलते हैं, ठीक। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर बात की थी कि यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें जो डीएनए देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, और ये आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वो डिवाइड हो रहे होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे आपको लिख रखा है यहाँ पे कि सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो आपका बेसिकली जो सेल होता है जब वो यहाँ पे डिवाइड होता है तो जो आपका यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो आपका क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए आपका यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल से बन रहा है और डीएनए प्रोटीन से ही आपका क्रोमोसोम बन रहा है। तो यहाँ पे आप रिवर्स ऑर्डर में भी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा था उसको देखोगे तो यही आपका यहाँ पे सेंस बनेगा कि यहाँ पे डीएनए प्रोटीन से क्रोमोसोम बन रहा है, क्रोमोसोम से फिर आपका यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है, ठीक।
फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये अब आपके यहाँ पे कुछ रोल्स दे रखे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस के क्या रोल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। तो पहला तो इसका रोल है यहाँ पे कि यहाँ पे ये सेलुलर रिप्रोडक्शन करता है, मतलब यहाँ पे कहने का कि यहाँ पे सेल को डिवाइड करता है और दो नए सेल बनाता है, उसमें इसका क्रूशियल रोल है। फिर यहाँ पे एक दूसरा इसका क्रूशियल रोल क्या है यहाँ पे, दूसरा इसका क्रूशियल रोल है यहाँ पे इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। ठीक है, इसका दूसरा यहाँ पे रोल है कि जब यहाँ पे वो टूटेगा, ठीक है, जब आपका यहाँ पे टूट के वो डेवलप होगा, तो मेच्योरिटी जब उसको हो जाएगी तो उसकी क्या शेप होगी बेसिकली। ठीक है, किस शेप को यहाँ पे आप बोले, या क्या फॉर्म होगी, किस फॉर्म को वो एग्जिबिट करेगा, लेगा, या फिर आप बोल सकते हो किस तरीके से वो दिखेगा, तो वो सब आपका यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो आगे आपको दे रखा है इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी प्योरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपका यहाँ पे क्वेश्चन था बैक्टीरिया, उसमें एक ऑप्शन था, और बैक्टीरिया उन्होंने इसलिए दे दिया था क्योंकि आपको एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल के तौर पे दिख ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस जो आपका होता है यहाँ पे वो नहीं दिखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नहीं दिखती है। तो आपका यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वो बहुत न्यूक्लियर रीजन जो होता है यहाँ पे बेसिकली वो बहुत ज्यादा पुअरली डिफाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे पढ़ा था कि जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो आपका है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड सराउंड है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको सराउंड करती है। पर बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो उसका जो न्यूक्लियर रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा पुअरली डिफाइंड मिलेगा। ठीक है, आप बता ही नहीं पाओगे कहाँ पे इसका न्यूक्लियस खत्म हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वो सब। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो देखो जो आपका यहाँ पे अनडिफाइंड रीजन अभी हुआ, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे कहाँ पे न्यूक्लियस खत्म हो रहा है ये सब, तो ये क्या आपका यहाँ पे एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और ये भी क्वेश्चन आ रखा है पहले भी। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane आर कॉल्ड प्रोकार्योटिक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, प्रोकार्योटिक और नीचे आपको दे रखा है यहाँ पे यूकार्योटिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे यूकार्योट्स की, ठीक है, तो यू मतलब होता है यहाँ पे ट्रू, और कार्योट मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, ये याद रखना। तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब हो गया कि जब भी हम यूकार्योटिक की बात करेंगे तो यूकार्योटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वहीं पे प्रोकार्योटिक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसका मतलब होता है यहाँ पे कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रोकार्योटिक में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, यूकार्योटिक में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें बता दे रहा हूँ, जैसे प्रोकार्योटिक जो आपका होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे राइबोसोम्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओनली ऑर्गेनल आप यहाँ पे अगर देखोगे तो उसमें सिर्फ राइबोसोम्स ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे प्रोकार्योटिक में। अगर हम यहाँ पे यूकार्योटिक की बात करते हैं तो वहां पे आपको सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, कोई भी सेल ऑर्गेनल हो, हर एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर प्रोकार्योटिक में आपको सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आपका जो प्रोकार्योटिक होता है वो आपके स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू यूकार्योटिक। फिर अगली चीज यहाँ पे जो प्रोकार्योटिक होते हैं यहाँ पे उसमें सिंगल क्रोमोसोम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ यूकार्योटिक में आपको यहाँ पे मल्टीपल, आप बोल सकते हो मोर देन वन, आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पार्ट्स है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, खासकर राइबोसोम्स वाला केस। ठीक है, कि प्रोकार्योटिक में सिर्फ राइबोसोम अकेला होता है और यूकार्योटिक में आपके बाकी भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं विद राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, फिर हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेस वेसल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन प्रो यूकार्योटिक सेल। तो जो आपका यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में, तो ये बेसिकली आपका एसोसिएटेड होता है यहाँ पे वेसल्स के साथ। ठीक है, तो ये भी हम धीरे धीरे अभी हम इसमें देखेंगे क्या होते हैं ये सब, तो आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में ही दे रखा है कि आपके ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे यूकार्योटिक में अगर हम बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पे क्लोरोफिल होता है वो आपका एसोसिएट होता है प्लास्टिड्स के साथ। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड्स का केस आपका यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपका यहाँ पे बैक्टीरिया में जो आपकी यहाँ पे बात हो रही है उसके केस से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस का केस हमने यहाँ पे देख लिया।
ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी तक हमने जो देखा है, आई होप कि आपको अभी तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होता है ना, तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? आप यहाँ पे अपने साथ कोई डाउट लेके मत जाना, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रूर इसको यहाँ पे कमेंट कर देना। और अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस भी किया था कि न्यूक्लियस की खोज किसने की है, तो वो थे आपके यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो कौन से थे आपके यहाँ पे, वो थी, उनका नाम था यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। तो हमने जब यहाँ पे ये ऊपर बात की थी ना मोर टू नो वाले, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रखा था उसमें, तो हमने यहाँ पे ये सब चीज़ अच्छे से डिस्कस करी थी, ठीक है? यहाँ पे मैं एक बार बस दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे सेल थ्योरी के ऊपर हमने बात कर रखी है यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन की। फिर पुरकिंजे की हमने बात की सेल थ्योरी में, आपको यहाँ पे किसने एक्सटेंड की उसकी बात करी कि लाइफ सेल किसने खोजा था, ठीक है? फर्स्ट सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो हमने यहाँ पे ये सब हमने अच्छे से बात की और ये सब आपके यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक जीके है, ठीक है? इस वाले पार्ट में। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म। तो देखो जो आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली आपका एक फ्लूइड होता है यहाँ पे सेल के अंदर, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे नीचे इमेज दे रखी होगी तो यहाँ पे उसके हेल्प से यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको ये इमेज दे रखी है एनिमल सेल की, तो जो आपको यहाँ पे ये ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है हल्का हल्का यहाँ पे, ठीक है? ये ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। तो ये सब क्या है आपका, ये साइटोप्लाज्म है, ये बेसिकली आपका एक फ्लूइड है, ठीक है? तो ये आपको सेल के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ऊपर। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट होता है जो आपको सेल के अंदर देखने को मिलता है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है? और ये आपको सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, सेल वॉल बाहर होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर उसका नाम ले लो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर उसका ही नाम ले सकते हो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे जो एरिया देखने को मिलता है, तो सारे जो आपको सेल ऑर्गेनल्स अभी हम देख रहे हैं ना, जो अब आने वाले भी हैं, जो बेसिकली आगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह, या फिर आपके जैसे हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है? राइबोसोम्स, तो ये सब आपके यहाँ पे आपके जो ये सब है, ये क्या है आपके सेल ऑर्गेनल्स है, और ये सब आपके यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगली चीज आपको क्या दे रखी है कि इट इज ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन्स, अभी मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। ईच ऑफ दी सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब यहाँ पे वो क्या फंक्शन करते हैं वो अब हम आगे जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोल रखा है कि सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अभी हमने यहाँ पे जैसे ऊपर बात भी करी थी कि आपका जैसे बैक्टीरिया है, तो वहां पे आपको जो न्यूक्लियर रीजन है वो आपका थोड़ा अनडिफाइंड रहता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोकार्योटिक की, तो उसमें वो एब्सेंस होती है यहाँ पे डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, वहाँ पे हम नहीं बता सकते, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन हमें यहाँ पे वो देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपके वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अब आपके यहाँ कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के साथ आते हैं, ठीक है? अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी यहाँ पे आएगी, ठीक? और यहाँ पे हम प्रोकार्योटिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। प्रोकार्योटिक में अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होता है, ठीक है? जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते प्रोकार्योटिक में, ठीक है? फिर वहीं पे अगर हम यूकार्योटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साथ ही साथ आपका जो मेम्ब्रेन होता है वो आपका यहाँ पे इंक्लोज्ड होता है, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे इंक्लोज करके रखता है यहाँ पे ऑर्गेनल्स को। अगर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑर्गेनल जो होता है वो उसके मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है? तो अभी जैसे वो आएगा तो अब और अच्छे से आपको क्लियरिटी आएगी, वैसे वैसे हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, यहाँ पे जो मैंने येलो से मार्क किया है इसको जरूर लिख लेना अलग से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है? पहले भी। तो देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको यहाँ पे कि जो आपके वायरस होते हैं ना उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है? पहला पॉइंट आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो आपके पास जो वायरसेस होते हैं उनकी खुद की यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है? साथ ही साथ ये आपके यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते अंटिल ये कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना चले जाए, ठीक है? जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जब यहाँ पे वायरस जाता है तभी वो यहाँ पे खतरनाक है, ठीक है? अगर वो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं जा रहा है, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो गया, कोई एनिमल हो गया, इनके अलावा अगर किसी में जा रहा है जो लिविंग नहीं है, तो एज सच आपको कोई खतरा नहीं है। पर जैसे ही अगर वो आपके यहाँ पे वायरस जो है यहाँ पे अगर वो आपके ही बॉडी में आ गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में आ गया, तो वो ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है? तो यही आपको बोल रहा है कि तब तक आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाएगा वो वायरस जो है, जैसे ही वो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ गया,
वैसे ही यहाँ पे वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाना शुरू कर देता है और वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है यहाँ पे बॉडी में ही, ठीक है? तो जैसे प्राइम एग्जांपल हर एक को पता है यहाँ पे, ठीक है, कोविड-19। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब कैसे वर्क करती है, ठीक है? वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उसमें। तो देखो अब नेक्स्ट अपना यहाँ पे आ गया सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हर एक सेल की जब हम यहाँ पे बात करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो कुछ ना कुछ बेसिकली यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स को अपना यहाँ पे रखता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे तो वही सेम चीज अभी तक बात हो रही है यहाँ पे, हर एक सेल की यहाँ पे खुद की एक मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पे सेपरेट करती है, जो अभी हमने ऊपर देखा मेम्ब्रेन कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे सेपरेट करती है यहाँ पे आपके कुछ मटेरियल्स को एक्सटर्नली और जो इंटरनली उनको रखना होता है उसको, ठीक है? फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। These activities of different kinds separate from each other. Cells use membrane bound little structures, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बात हो रही है, वो हो रही है यहाँ पे ऑर्गेनल्स की, ठीक है? तो यहाँ पे केमिकल बेसिकली आपको केमिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती है यहाँ पे, उनको सर्वाइव करने के लिए, या फिर आप बोलो उनको उनके स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, उनके फंक्शनैलिटीज को यहाँ पे वो अपनी फंक्शनैलिटीज पूरी कर पाए। तो उस केस में आपको यहाँ पे केमिकल एक्टिविटीज भी करते हुए यहाँ पे ये लोग नजर आते हैं, ठीक है? तो यही चीज बस आपकी यहाँ पे बताई जा रही है। फिर आगे आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे कि फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, फ्रॉम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आपके यहाँ पे कुछ इतने ज्यादा छोटे आपके ऑर्गेनल्स होते हैं जो यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सेल ऑर्गेनल के, जो है ब्लू से मार्क कर रखा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दे रखा है, गोल्गी अपैरेटस दे रखा है, लाइसोसोम्स दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब आपको यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक? तो हम यहाँ पे आप चलते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपना यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो देखो जो आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ठीक है, आपको यहाँ से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है? पहला होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले मैं चलो यहाँ पे पहले ये थोड़ा थ्योरी बता दे रहा हूँ, ताकि जब हम यहाँ पे इन दोनों पे आए तो आपको मैं डायग्राम के थ्रू इजिली समझा पाऊँ, ठीक है? तो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर हम ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ट्यूब और शीट शेप में आपको यहाँ पे देखेंगे, देखने को मिलेंगे सेल के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे साथ साथ कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे शीट के फॉर्म में, कुछ ट्यूब के फॉर्म में, तो यहाँ पे राउंड वगैरह राउंड शेप में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज बस बेसिकली यहाँ पे पूरी शेप है, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो जो आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी भी यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है खुद की, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, और यही आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे वो सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो कि सेल की होती है। फिर आपको यहाँ पे दे दिया कि दो तरीके के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला होता है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आपका होता है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आर ई आर, एस ई आर, ये सब हम लोग लिखते हैं। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि आपको वहां पे देखने को मिलेंगे राइबोसोम्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी क्लियरिटी मिले, ठीक? तो यहाँ पे आप देखोगे, तो ये क्या आपके यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना डॉट डॉट्स दिख रही होंगी, ठीक है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आपको जो डॉट डॉट्स दिख रही है ना, बेसिकली वो ही है आपके क्या, राइबोसोम्स। और ये सेम चीज आपके यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन दोनों को डिफरेंस आप यहाँ पे कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कैसे करोगे यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वो रफ देखने को मिलता है। और स्मूथ वाले में जो बेसिकली है यहाँ पे हमें राइबोसोम देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम यहाँ पे उसको स्मूथ बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जैसे आपके जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उसका काम होता है यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है? या फिर आप बोलो प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक? और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका काम होता है यहाँ पे जो उसने प्रोटीन सिंथेसिस किया, जो उसने बनाया, उसको बाकी पूरे बॉडी में आपको यहाँ पे पहुंचाना, ठीक है? तो ये फंक्शनैलिटीज याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वो रफ दिखता है। दूसरी चीज की जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फिर तीसरी चीज जो आपके यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
तो वो उसके थ्रू यहाँ पे उस प्रोटीन को पूरी बॉडी में यहाँ पे पहुंचाता है जहाँ पे भी उसकी जरूरत होती है। फिर अगर हम यहाँ पे वहीं पे बात करते हैं SER की, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पे लिपिड्स की, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे बोल सकते हो या फिर लिपिड्स बोल सकते हो। तो जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर आप बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो आपकी यहाँ पे हमने पढ़ा था लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो वो आपके यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन कहाँ से आते हैं? वो आपके यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आते हैं, ठीक है। वो कैसे आ रहे हैं देखो ध्यान से सुनना। तो जो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से क्या आ रहा है, आपके यहाँ पे आ रहा है प्रोटीन, ठीक। वहीं पे जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। तो वहां से आपको मिल रहा है यहाँ पे लिपिड। तो इन दोनों से ही बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपका यहाँ पे इन दोनों के प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से ही आपका यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनता है। और यही सेम चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखी है, प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद रख लेना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। फिर अगली चीज यहाँ पे जो दे रखी है कि यहाँ पे इसके अलावा, ठीक है, जो आपके और भी प्रोटीन्स बने और भी लिपिड्स बने, तो कुछ प्रोटीन आपके यहाँ पे और लिपिड्स जो है यहाँ पे कुछ वो आपके एक्ट करते हैं एंजाइम्स की तरह, कुछ आपके यहाँ पे एक्ट करते हैं हार्मोन्स की तरह, ठीक है। तो हर एक प्रोटीन और लिपिड आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाता है, कुछ बनाते हैं, कुछ बचे हुए आपके हार्मोन्स की तरह एक्ट करेंगे, कुछ आपके जो बचे हुए वो एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। तो हर एक सेल में आपको यहाँ पे कुछ अलग तरीके का आपको बेसिकली यहाँ पे ER देखने को मिलेगा। उसका यहाँ पे आप बोलो जो अपीयरेंस है वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखो फंक्शनैलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली फंक्शनैलिटीज की क्या है कि यहाँ पे ये एक चैनल की तरह काम करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्रोटीन को यहाँ पे जैसे इसने राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस किया, उसके बाद अब यहाँ पे ये पूरी बॉडी में उसको फैला देगा, ठीक है, जहां जहाँ पे जरूरत होगी वहां वहां पे ये लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये चैनल की तरह काम कर रहा है जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल्स को, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में। दूसरा यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो ये दो रीजन है बेसिकली जहाँ पे ये काम कर रहा है। फिर दूसरा इसकी फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे कि ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो जो आपका यहाँ पे ER है यहाँ पे बेसिकली वो एक तरीके से आप समझ लो कि एक तरीके से यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड करता है आपके यहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए जो यहाँ पे सेल में होती है उनकी, ठीक है। तो बस आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से मार्क किया इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इसको ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन बने हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे, और ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक। आपसे यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया था यहाँ पे कि कौन सी चीज बेसिकली यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करती है, यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करती है डिटॉक्सिफाइंग करने में प्रोटीन्स और ड्रग्स को, पॉइजन्स और ड्रग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, पहले तो यही पूछ लेगा कि कौन सी चीज आपकी यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करती है डिटॉक्सिफाइंग करने में पॉइजन और ड्रग्स को। तो उसका आंसर होगा आपका यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वहीं पे आपसे पूछ लेगा कि कौन से टाइप के सेल्स में करती है, तो वो आपका आंसर होगा यहाँ पे लिवर सेल, ठीक है। तो लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम आगे आगे चैप्टर्स करेंगे। तो आपके 5 टाइप की कैटेगरी होती है इसमें, एवीज होता है, मैमल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 3 और कैटेगरी होते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएंगी आगे जैसे हम बढ़ेंगे, रेप्टाइल्स वगैरह, एम्फीबियंस, स्पीसीज। तो ये 5 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, तो आगे जाके और अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएंगी। पर अभी के लिए आपको बस इतना चीज पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट में लिवर सेल की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि SER जो है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको डिटॉक्सिफाइंग करने में पॉइजन्स और ड्रग्स को, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अब इस वाले में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। और ये जो डॉट डॉट्स है यही आपके क्या है, यहाँ पे राइबोसोम्स है, ठीक। वहीं पे आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको डॉट डॉट्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे, जब मैं आपको ये PDF दूंगा ना तो आप इजीली इसको देख लेना आराम से।
पर जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है बस वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है गोल्गी apparatus, और ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हम लोग यहाँ पे डे टू डे लाइफ में अब यूज करते हैं, तो वही सिनेरियो यहाँ पे आपका गोल्गी apparatus का है यहाँ पे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो बॉडी का बेसिकली यहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस है एक तरीके से, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पे इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी याद रखना कि गोल्गी apparatus भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक। फिर नेक्स्ट चीज यहाँ पे कि ये आपको देखने को मिलेंगे पैरेलली एक दूसरे से, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये ईआर के साथ कनेक्ट होते हैं। ईआर मतलब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके साथ कनेक्शन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे ईआर का। तो यहाँ पे एक तो ये एक दूसरे से पैरेलली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सिस्टन्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, ठीक है, सिस्टन्स। और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये एक दूसरे से जब पैरेलली होते हैं तो यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक। फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आपको दे रखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ये एक तरीके से पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं। अब आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि अब यहाँ पे ये काम क्या कर रहे हैं कि मटेरियल को लेकर जो ईआर के थ्रू यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ईआर के पास पैकेज कर रहे हैं और डिस्पैच कर दे रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट बॉडी पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी क्या काम है यहाँ पे डिस्पैच करना, तो वही सेम काम है आपके यहाँ पे गोल्गी apparatus भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजिली इसको याद रख सकते हो। पोस्ट ऑफिस बस दिमाग में रख लो याद, और गोल्गी apparatus याद रख लेना उसके साथ बस, ठीक है। बाकी फंक्शनैलिटीज आपको हूबहू खुद याद आ जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल। तो यहाँ पे ये तीन इसके कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे इसके फंक्शन क्या है, यहाँ पे स्टोरेज करना, ठीक है, स्टोर करना, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना, साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है उसकी पैकेजिंग करना, और यहाँ पे डिस्पैच करना, ठीक है। फिर हम अगर आगे बात करते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कि जो आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, वो बेसिकली आपकी यहाँ पे बनी होती है सिंपल शुगर के हेल्प से, ठीक है। तो वो भी आपके यहाँ पे किसकी हेल्प से बनी होती है, सिंपल शुगर की हेल्प से बनी होती है आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर, और वो भी आपके यहाँ पे गोल्गी apparatus की हेल्प से ही बनती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लो या तो, कि जो आपका यहाँ पे गोल्गी apparatus है वो बेसिकली आपका यहाँ पे हेल्प करता है, या फिर आप बोलो यहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे जो आपका गोल्गी apparatus है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ये आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना इसको। नाउ आगे अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ बायोग्राफी बेसिकली आपको दे रखी है यहाँ पे कोल्गी के बारे में। तो आपको यहाँ पे ऐसा चीज को जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये एक मेथड यूज करते थे जहाँ पे ये स्टेन करते थे यहाँ पे नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो उस मेथड का यहाँ पे क्या नाम था, उस मेथड का नाम था यहाँ पे ब्लैक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे बस याद रख लेना कि यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन ये करने के लिए यहाँ पे ये यूज करते थे, और वो सोल्यूशन का नाम था यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी तो आपको नोबेल प्राइज पता ही होगा, यहाँ पे 1906 में इनको मिला था स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक। और इनके साथ किसको मिला था, सेंटियागो रमोनी कैजल को यहाँ पे बेसिकली मिला था। इन दोनों को यहाँ पे मिला था स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए। अब हम यहाँ पे अगले यहाँ पे सेल ऑर्गेनल पे आ जाते हैं, वो है हमारा यहाँ पे लाइजोसोम्स, ठीक है। तो देखो लाइजोसोम्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो लाइजोसोम्स जो है यहाँ पे आपके ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पे इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे आपको दे रखा है कि दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। तो जो बेसिकली आपको इसमें एंजाइम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपके यहाँ पे RER के थ्रू ही यहाँ पे बने हैं, ठीक। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम से रिलेटेड, वो है यहाँ पे कि ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह यहाँ पे काम करता है सेल के, ठीक है। तो सेल का जहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा होता है, तो वो आपका होगा यहाँ पे लाइसोसोम्स, ठीक। फिर अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि यहाँ पे ये हेल्प करता है सेल को क्लीन करने में। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब वेस्ट डिस्पोजल की बात हो रही है तो यहाँ पे ये सेल को क्लीन ही कर रहा होगा, डाइजेस्ट करके या फिर उसको बाहर फेंक के, ठीक है, जो भी यहाँ पे खराब मटेरियल उसको हटा के। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कुछ जैसे फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, या फिर कुछ आपके यहाँ पे पुराने ऑर्गेनल्स हो गए, तो वो सब आपके यहाँ पे लाइबोसोम्स के साथ ही एंड अप हो जाते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बेसिकली, कि जो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो आपके सिंपल सब्सटेंसेस में यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है। क्यों कर देता है, कैसे कर लेता है? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी यहाँ पे कैपेबिलिटी होती है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे और सब्सटेंसेस में यहाँ पे तोड़ने की, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके पास यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, ठीक है, तो लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे अगर आपका कोई सेल डैमेज हो जाता है, तो उसके आप देखते हो ना कि रिकवरी होती है, तो वो आपके यहाँ पे कैसे होती है बेसिकली, कि वहाँ पे होता है लाइबोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होते हैं वो यहाँ पे अपने आप को फाड़ देते हैं, मतलब खुद फट जाते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखते हो कि जो आपका यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं ना, वो यहाँ पे उस सेल को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेते हैं खुद के सेल को, ठीक है। और इसीलिए हम यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी हम यहाँ पे इनको बोलते हैं। तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाला टर्म है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेस्ट डिस्पोजल आपसे पूछता है यहाँ पे लाइसोसोम्स के ऊपर, और सुसाइड बैग्स कौन किसको बोलते हैं यहाँ पे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ और भी चीजें थी, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब देखो अगर हम यहाँ पे आते हैं अब अपने यहाँ पे अगले टॉपिक पे, जो है हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे खोजा किसने था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे किसने खोजा था, वो थे आपके यहाँ पे एल्बर्ट वॉन एल्बर्ट वॉन कोलीकर, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे खोज किसने की थी, यहाँ पे वो की थी आपके एल्बर्ट वॉन कोलीकर ने, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे इतनी चीज आपको याद रखनी है, बाकी तो गोल्गी अपैरेटस कैम्लियो गोल्गी है, ठीक है। फिर डीएनए की अगर हम जैसे बात कर लेते हैं, एक और मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो डीएनए की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो है आपके यहाँ पे फेडरिच फेडरिच मिएशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डीएनए की इन्होंने यहाँ पे खोज कर रखी है। फिर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था बेसिकली, यहाँ पे पहले पेपर में जो आ रखा है कि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की यहाँ पे खोज किसने की थी, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन की यहाँ पे किसने खोज की थी, तो उनका नाम था यहाँ पे एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ये याद रखना। फिर बाकी तो आपका यहाँ पे वही सेम है जो अभी तक हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, कि यहाँ पे पहला सेल किसने खोजा, फिर लिविंग सेल किसने खोजा, ठीक है, फिर सेल थ्योरी किसने दी थी, एक्सपेंडेड सेल सेल थ्योरी किसने दी थी। तो ये सब तो हम अभी ऊपर से करके ही आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पहला आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा यहाँ पे कि इसकी यहाँ पे दो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से आउटर मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे छेद देखने को मिलेंगे, मतलब पोरस होती है, मतलब यहाँ पे उसमें छेद होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे मटेरियल अंदर बाहर ये सब हो सकता है। और इनर मेमोरी जो होती है वो आपकी ज्यादा डीपली फोल्ड होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है यहाँ पे उसका बढ़ जाता है एटीपी के लिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए एटीपी को ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है ज्यादा, क्योंकि वो फोल्ड होती है इनर वाली मेम्ब्रेन। अब एटीपी क्या होता है आपके, एटीपी आपको हम लोग इनको बोलते हैं एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली जो आपका एटीपी है ये उसका फुल फॉर्म हो गया। और एटीपी जो आपका होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये आपके कहाँ से निकलते हैं, ये सब आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है वो आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही निकलती है, और वो आपकी निकलती है एटीपी के फॉर्म में, जिसका अभी हमने फुल फॉर्म देखा था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली आपके यहाँ पे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक। अब अगर हम यहाँ आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे आप एनर्जी यूज करते हो ना वो आपके यहाँ पे एटीपी में स्टोर होती है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अगर आप कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, कोई नया केमिकल कंपाउंड बना रहे हो, तो उस हर चीज में आप यहाँ पे वो एनर्जी यूज कर रहे हो जो आपकी यहाँ पे एटीपी में प्रेजेंट है, ठीक। फिर साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, एक तो हो गया आपका जैसे एटीपी वाला केस, दूसरा होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, तीसरा आपका हो गया यहाँ पे कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। और अब यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे कि इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के आपके यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए होता है और खुद का यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने यहाँ पे खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है, मतलब खुद के लिए प्रोटीन बना सकती है, ठीक है। तो यही आपको 7 और 8 पॉइंट में आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वो है आपका यहाँ पे प्लास्टिड्स। तो देखो अभी जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया थी, तो उसी से ही कुछ मिलता जुलता आपका यहाँ पे प्लास्टिड है,
ठीक है, बस फ़र्क यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिड आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट सेल में होता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, और माइटोकॉन्ड्रिया आपका दोनों में प्रेज़ेंट होता है, पर प्लांट सेल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा, ठीक है? मतलब प्लास्टिड आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल में नहीं देखने को मिलेगा, पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, ठीक है? फिर उसके अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको 2 टाइप के प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, जो कि हमारा होता है कलर्ड प्लास्टिड। एक होता है हमारे यहाँ पे दूसरा जो है बेसिकली वो है हमारे यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट, जो कि आपका व्हाइट कलर या फिर कलरलेस आप उसको बोल सकते हो उसमें, ठीक है? तो ये 2 टाइप के आपको प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे जब क्लोरोप्लास्ट में जब आप यहाँ पे क्लोरोफिल आपको यहाँ पे मिलता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है? जिसके थ्रू आप बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह कर पाते हो, तो वो आप किसकी वजह से कर पाते हो, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक? तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि जो आपका यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है ना, उसमें जब क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा तो बेसिकली आपका यहाँ पे वो क्या बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखते हो कि प्लांट्स में होता है इनकी वजह से, ठीक। फिर आपका यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आपको यहाँ पे येलो कलर, ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स वगैरह ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। और बाकी आपको यहाँ पे जैसे हमने बात की थी, जैसे आपका यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट है यहाँ पे, तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेनुल्स आर स्टोर्ड। अब हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि जो आपके यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट है ये बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और ये आपके यहाँ पे स्टोरेज की तरह यहाँ पे यूज होता है, ठीक है? स्टार्च को स्टोर करने के लिए, ऑयल को या फिर प्रोटीन को। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो जो आपका यहाँ पे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रोमा बोलते हैं। और यही सेम चीज आपको अगर हम अभी जैसे सिमिलर किस केस में, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो सिमिलर यहाँ पे है कि इसके पास भी इसका खुद का डीएनए होता है, और खुद का यहाँ पे इसके पास जो यहाँ पे प्रोटीन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे सॉरी प्रोटीन बोल रहा हूँ, राइबोसोम्स होता है, ठीक है? तो खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सिमिलर है, ठीक है? तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये प्लास्टिड वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूल्स की, तो देखो वैक्यूल्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अभी मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ हल्का फुल्का। तो ये आपको जो दिख रहा है ये बड़ा वाला पार्ट, इतना बड़ा वाला पार्ट, ये बेसिकली आपका है यहाँ पे ये वैक्यूल है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो आपको पिछली बार सीडीएस में आपको एक डायग्राम देके आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वैक्यूल है, कौन सा आपका न्यूक्लियस है, ऐसा करके आपको एक डायग्राम दिया गया था। तो इसलिए आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ थ्योरी थ्योरी करने से जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आता आ जाएगा। आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ भी ये करा रहा हूँ, ठीक है? तो जो आपका वैक्यूल होता है वो बेसिकली आपका जो अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया सेल में, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एक और बार मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे ये प्रेजेंट दिखेगा, और किसी किसी सेल में तो आपका यहाँ पे ये 50 से 90% हिस्सा बेसिकली आपका यहाँ पे सिर्फ वैक्यूल से ही कवर आपको देखने को मिलता है, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट आपको जो यहाँ पे याद रखना है कि ये एनिमल सेल की अगर हम जब बात करते हैं तो आपका जो वैक्यूल का साइज होता है वो छोटा होता है, और प्लांट सेल में आपका यहाँ पे ये बड़ा साइज का होता है, ठीक है? तो ये इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये चीज पता चलनी चाहिए कि वैक्यूल का जो साइज होता है वो एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं तो आगे आपको क्या दे रखा है कि वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अब बेसिकली यहाँ पे ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम आता है यहाँ पे सेल के। फिर आगे आपको दे रखा है मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द सेल, प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे स्टोर्ड भी करता है यहाँ पे ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे अमीनो एसिड्स, शुगर, फिर आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो इन सबको यहाँ पे ये स्टोर्ड भी रखता है, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो अभी तक हम इतने टाइम से एग्जांपल के तौर पे पढ़ के आ रहे हैं, जैसे अमीबा, तो जब इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम एंड द अमीबा हैज कंज्यूम, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका फूड वैक्यूल है, तो उसी में आपको यहाँ पे फूड आइटम देखने को मिलते हैं जो कि आपका अमीबा क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पे ये सिंगल आपका है क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल से बना हुआ है, उसी में आपको यहाँ पे वैक्यूल देखने को मिल रहा है जो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है, unicellular organisms specialized vacuole also play important role in expelling excess water and some wastage from the cell, ठीक है? तो यहाँ पे किस किस काम के आप यहाँ पे किस काम में बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है यहाँ पे, एक्सेस वाटर को निकालना,
साथ ही साथ यहाँ पे एक वेस्ट को भी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके कुछ आप बोल लो यहाँ पे फंक्शंस हो गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन तो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे क्या हो गए, सेल के फंक्शंस हो गए। The cell is the fundamental structure of unit of living organism and basic functional unit of life। तो यहाँ पे हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। सेल आपका यहाँ पे क्या होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यही आपको यहाँ पे लिख के भी बताया जा रहा है। फिर लास्ट जो टॉपिक है अपने यहाँ पे इस चैप्टर का, वो है हमारा यहाँ पे सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो यहाँ पे न्यू सेल्स बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना, तो वो आपके यहाँ पे दो प्रोसेस से आप यहाँ पे बोल सकते हो फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे मीटोसिस, दूसरा होता है आपका यहाँ पे मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है ना कर्सर को, अगर आप देखोगे तो ये दो प्रोसेस बेसिकली आपके होते हैं सेल डिवीजन, जिसके थ्रू आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ और पहली बात, आप यहाँ पे सेल डिवीजन क्यों करते हो, ताकि आप आपका यहाँ पे जो सेल की ग्रोथ देखो, ठीक है, ग्रोथ कर पाओ। दूसरा, आप यहाँ पे पुराने सेल्स को रिप्लेस करो, या फिर डेड सेल को रिप्लेस कर सको, या फिर इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर सको। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म कर पाओ यहाँ पे गैमेट्स, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे सेल डिवीजन कर पाओ, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीन आपके यहाँ पे फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे बोल सकते हो सेल डिवीजन की। पहला था यहाँ पे ग्रोथ का, दूसरा आप बोल रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के केस में, तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए पुराने डेड या फिर इंजर्ड सेल्स को, ठीक है। और कौन से दो प्रोसेस आप यहाँ पे मेनली यूज करते हो, यहाँ पे मिटोसिस और मियोसिस, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे मिटोसिस की, तो मिटोसिस के केस में क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, तो एक आपका एक मदर सेल होता है, उसके थ्रू आपके दो सिमिलर डॉटर सेल आपको यहाँ पे निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मिटोसिस का एग्जाम्पल है पहला वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे ये आपका एक मदर सेल है, जिसको हम लोग मदर सेल बोल रहे हैं। मदर सेल होता है जिससे बेसिकली यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब वो आपका सेल क्या होगा, मदर सेल होगा, और जो टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे सेल्स के, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डॉटर सेल। और वो जो सेल आपके बन रहे हैं ना, दो ही बनेंगे, याद रखना, दो ही बनेंगे सिर्फ, और दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। मिटोसिस में आपका यहाँ पे क्या होता है, एक मदर सेल है, मदर सेल से आपका यहाँ पे डॉटर सेल बनते हैं, और दो ही डॉटर सेल बनेंगे, दोनों ही सिमिलर होंगे, ठीक। मतलब डिम सिमिलर मतलब आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल होंगे, ठीक। उसके आगे आपको क्या दे रखा है, डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मदर सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी यहाँ पे एकदम सिमिलर होंगे, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि मिटोसिस की जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो एक मदर सेल होगा जिससे सेल डिवीजन हो रहा होगा, और यहाँ पे दो ही डॉटर सेल आपके बनते हैं, मतलब डिवाइड करके यहाँ पे जो सेल बनते हैं उसको डॉटर सेल बोलते हैं, और दो ही डॉटर सेल आपके बनेंगे और एकदम आइडेंटिकल होंगे। उसके साथ-साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो जितने मदर सेल में थे उतने ही आपके यहाँ पे डॉटर सेल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसका फंक्शनैलिटी क्या है, यहाँ पे ग्रोथ की, दूसरा है यहाँ पे रिपेयर करने की टिश्यूज को, ठीक है। तो टिश्यूज वाला टॉपिक अगला यहाँ पे आने वाला है, उसमें आपको यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा टिश्यूज के बारे में। फिर नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे दे रखा है कि स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स which after fertilization give rise to offspring, they divide by the different process called meiosis। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे ऊपर बात की थी सेल डिवीजन की तीन फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। पहली थी ग्रोथ, दूसरी थी यहाँ पे रिप्लेस करने की, जो थी यहाँ पे किसी इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर दो, ओल्ड सेल को रिप्लेस कर दो, है ना। या फिर कोई यहाँ पे जैसे अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस कर रखा था, तीसरा था आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको देख पाओगे, तो ये बेसिकली यहाँ पे तीन फंक्शनैलिटी थी। पहला था ग्रोथ, दूसरा था यहाँ पे ओल्ड को, डेड को या फिर इंजर्ड को रिप्लेस कर दो, तीसरा था आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के केस में अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो आपके जो है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो दो में आपको यहाँ पे दिख गया, जो आपका मीटोसिस है ना, मीटोसिस ही आपका बेसिकली फर्स्ट टू को यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी फंक्शनैलिटी आपको क्लियरली दिख रही होगी यहाँ पे मीटोसिस में, तो वो आपको क्लियरली दिख रही है यहाँ पे कि ये रिपेयर कर रहा है यहाँ पे टिश्यू को, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रोथ को। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, वो है आपका यहाँ पे मियोसिस। तो मियोसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये आपका बेसिकली काम करता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाले केस में, क्योंकि सेल डिवीजन आपका यहाँ पे हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के केस में भी। तो जो आपका थर्ड वाला जो पॉइंट था रिप्रोडक्शन में जो आप देख रहे थे, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस की वजह से, ठीक है। मियोसिस की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ दो डॉटर सेल नहीं बनते, दो से ज्यादा बनते हैं, और आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि एक सेल से आपका यहाँ पे सेल डिवाइड हुआ, और यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा सेल्स आपके यहाँ पे बनाए, मतलब चार सेल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, चार सेल बेसिकली यहाँ पे बनाए, दो नहीं बनाए।
और यहाँ पे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है? तो आप यहाँ पे क्लियरली ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपना इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट डाउन कर लेना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और टेलीग्राम चैनल भी आप यहाँ पे ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।